हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग सर्वप्रथम जो कवर करेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को जब हम लोग आरंभ करते हैं तो हम लोग के सामने सर्वप्रथम जो काल आता है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल का जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ में भी उपलब्ध है। जैसे कि उन लोग का शैल चित्र हो गया, ठीक है, और उनका जो टोटमवादी चिन्ह हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ औजार हो गए, स्मारक हो गए। तो ये सारी चीजें जो है छत्तीसगढ़ में भी उपलब्ध है इस काल के। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार पीएससी में प्री में पूछा जाता है और साथ ही साथ मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हुए फ्रेंड्स अच्छी तरीके से इसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका नामकरण प्राग ऐतिहासिक काल क्यों रखा गया। देखिए, प्राग यानी होता है पत्थर, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जब भी बात आए तो यहाँ पास हम लोग को ध्यान रखना होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो हम लोगों को साक्ष्य जो प्राप्त हुई है, जो इस काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका हम लोगों का कोई भी साहित्यिक जो साक्ष्य है वो हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है। इस काल के हम लोगों को केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है, जैसे कि औजार हो गया, शैल चित्र हो गए, पत्थर के बने छोटे छोटे औजार हो गए, ठीक है। तो ये केवल और केवल हम लोग को पुरातात्विक चीजें ही प्राप्त होती है। इस कारण इस काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा समझ लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का विशेषता क्या है। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के टाइम में देखा जाए तो यहाँ पास जो लोग रहते थे, ठीक है, जो लोग रहते थे वो देखा जाए तो उन लोगों का जो प्रवृत्ति थी वो पशुओं के भांति थी। वो लोग जंगल के आसपास जो नदी घाटी हो गया उनके किनारे वो लोग निवास करते थे और धीरे धीरे करके वो लोग अपना जीविका यापन करने के लिए क्या करते थे, आखेट करते थे और कंदमूल संग्रहण का कार्य उनका प्रमुख कार्य था, जिसके माध्यम से वो अपना क्या करते थे, जीविका यापन करते थे। तो यही जो काल है इसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग भारतीय स्तर पर यदि इतिहास की बात करें तो भारतीय स्तर पर भी इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला कालखंड में बात करूं तो प्राग ऐतिहासिक काल आता है, दूसरा कालखंड को मैं बात करूं तो आद्य ऐतिहासिक काल आता है और तृतीय कालखंड का बात करूं तो तृतीय कालखंड में ऐतिहासिक काल आता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने जो तो काल विभाजन जो किया है वो उनके प्राप्त स्रोतों के आधार पर किया है कि क्या क्या प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने 3 कालखंडों में उसको विभाजित किया है। जैसे कि मैं स्रोत की बात करूं तो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो दोनों स्रोत कौन कौन से काल में प्राप्त हैं उसी के माध्यम से उनका डिवीजन वहां पास किया गया है। तो जैसे कि मैं बात करूं प्राग ऐतिहासिक काल में, तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों को केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, वहां पास हम लोग को साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। वही मैं बात करूं तो आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पास जो है लिपि का निर्माण तो हो चुका था, सभ्यता भी बन चुकी थी, लेकिन उस लिपि को हम लोगों ने अभी तक नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। और साथ ही साथ जो ऐतिहासिक काल है तो इस काल में हम लोगों को साहित्यिक, पुरातात्विक और बहुत सारे जो विदेशी आते हैं, वास्को डी गामा, ह्वेनसांग हो गए, तो इनके जो यात्रा विवरांग है उनके माध्यम से हम लोगों को उस काल के बारे में पता चलता है। तो इस आधार पर जो है भारतीय इतिहास हो या फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास हो 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग बात करना है अभी छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम लोग को काल आता है इसमें वो आता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो चलिए देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है यहाँ पास पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है, यहाँ पास साहित्यिक सामग्री हम लोग को उपलब्ध नहीं हुई है। उसके बाद देखते हैं जानकारी उनके वास स्थलों में चित्रकारी से मिलती है। कहने का मतलब है कि जो लोग उस समय निवास करते थे, रहते थे, जिस स्थान पे रहते थे, तो वो अपने हाव भाव को, विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए वो क्या करते थे, चित्रकारी करते थे, ठीक है। और वो चित्रकारी मुख्यतः शैलों के माध्यम से, मतलब पत्थरों में किया जाता था। इसी कारण इस काल में शैल चित्रों का बहुत सारा यहाँ पास प्रमाण हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। और आगे है पाषाण उपकरणों से शिकार तथा कंदमूल संग्रहण, इसका क्या था, प्रमुख कार्य था प्रागैतिहासिक काल के समय जो लोग रहते थे, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ये है
ग्रंथ अकादमी के अनुसार देखा जाए तो 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो पहला कालखंड का जो समय है वो है 12,000 साल से अधिक, ठीक है, मतलब 12,000 साल से पूर्व का जो समय होगा, आज से 12,000 साल पहले का जो समय है, उस समय को पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल को 8,000 से लेकर 12,000 साल पूर्व का जो समय है उसको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। और नव पाषाण काल जो है वो 3300 BC मतलब 3300 ईसा पूर्व तक का जो काल है आज से, तो इस काल को हम लोग नव पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है प्रागैतिहासिक काल को। क्लियर है? अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इन कालों के मतलब जो पाषाण काल के अंतर्गत देखा जाए तो हम लोग का पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं और यहाँ पास क्या क्या चीजें हम लोग को मिली है, उन सबको देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं इतिहास में। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्व पाषाण काल के अवशेष के ऊपर। तो जैसे कि हम लोगों ने बात की कि जो पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो अधिकतर औजार हो गए, स्मारक हो गए। ठीक है, तो इन प्रकार की जो चीजें हैं उनका यहाँ पास हम लोग को जानकारी मिलती है, प्राप्ति होती है। साथ ही साथ धीरे धीरे ये अपने हाव भाव विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए पत्थरों में ये क्या करते थे, चित्रकारी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पास देखा जाए तो पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष है वो हम लोग के महानदी घाटी और रायगढ़ के सिंघनपुर गुफा से हम लोग को प्राप्त होती है पूर्व पाषाण काल के अवशेष छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब साथ ही साथ जो मध्य पाषाण काल के अवशेष की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल के अवशेष जो है रायगढ़ के कबरा पहाड़ से हम लोगों को मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होता है। यहाँ से मैचिंग में पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या फिर मध्य पाषाण काल के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या फिर नव पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पास मुख्यतः रूप से देखा जाए तो यहाँ पास शैल चित्रों पर अधिकतर जोर देना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो है शैल चित्र के ऊपर ज्यादा पूछा गया है। तो पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष है महानदी घाटी और सिंघनपुर के गुफा सिंघनपुर से मिले हैं, और मध्य पाषाण काल के अवशेष जो है रायगढ़ के कबरा पहाड़ से हम लोग को प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं नव पाषाण काल के। ठीक है, तो नव पाषाण काल के जो अवशेष हैं तो इस समय थोड़ा समझ लेते हैं हुआ क्या था। देखिए, अपना जो पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है, इस समय शैल चित्रों का यहाँ पास निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था। जो ऊपर के काल है, चाहे मैं पूर्व पाषाण काल की बात करूं या फिर मध्य पाषाण काल की बात करूं, तो यहाँ पास शैल चित्रों का निर्माण नहीं हुआ था। तो यह जो निर्माण होना स्टार्ट हुआ था वो हुआ था नव पाषाण काल से। यहाँ पास मैं लिखा हूं कि शैल चित्रों का निर्माण अस्थायी कृषि, स्थायी आवास, पशुपालन, मृतभान निर्माण और सूत कटाई, ये जितने भी कार्य जो हुए थे प्रारंभ, वो नव पाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ है माना जाता है। ठीक है, तो नव पाषाण काल के जो अवशेष है मुख्यतः छत्तीसगढ़ में मिला है, जिसको हम लोग शैल चित्र के माध्यम से जानते हैं कि शैल चित्रों का कहाँ से हम लोग को छत्तीसगढ़ में प्राप्ति हुई है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सबसे अधिक जो देखा जाए तो यहीं से शैल चित्रों से ही वो पूछते हैं। ठीक है, तो जिसमें रायगढ़ हो गया और हम लोग का राजनांदगांव हो गया। तो रायगढ़ और राजनांदगांव जो है शैल चित्रों के लिए मुख्यतः रूप से वो क्या है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पास रायगढ़ की बात करते हैं तो रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा और खैरपुर और कर्मागढ़। ठीक है, क्या क्या, तो रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा, खैरपुर और कर्मागढ़, तो ये 4 स्थान है जहां से हम लोगों को शैल चित्रों की प्राप्ति होती है रायगढ़ के। और यहाँ से क्या क्या हम लोग को प्राप्त होती है उसके देख लेते हैं। किसी के लाल रंग के पशु, टोटम आदि प्रतीक चिन्ह और सरीसृप। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से रायगढ़ से जो हम लोग को शैल चित्रों की जो प्राप्ति हुई, तो वहां पास जो चित्र बनाए जाते थे वो कटे हुए पशु के चित्र हो गए, घड़ियाल के चित्र हो गए, सांभर के चित्र हो गए। ठीक है, शिकार करता हुआ लोगों की एक झुंड का चित्र हो गया। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं जो कि शैलों पत्थरों में जो बनाए जाते थे, उकेरे जाते थे, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, सिंघनपुर, कबरा और खैरपुर और कर्मागढ़, ये 4 स्थान से रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ अगला जो है राजनांदगांव के चितवा डोंगरी जो स्थान है, यहाँ से भी हम लोग को शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रायगढ़ और राजनांदगांव जो है शैल चित्रों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पास
देखा जाए तो टोटमवादी प्रतीक चिन्ह भी बनाए जाते थे, जो कि पत्थरों में बनाए जाते थे। अब ये जो है टोटमवादी प्रतीक चिन्ह थोड़े समझ लेते हैं। देखिए टोटमवादी प्रतीक चिन्ह क्या होता है कि कोई भी समाज हो गया, जो जनजाति समाज उस टाइम रहते थे, तो उनमें पारलौकिक सत्ता के ऊपर विश्वास रखते थे कुछ ना कुछ। तो वो विश्वास के आधार पर वो अपने एक किसी विशेष चिन्ह, चाहे वो पशु का चिन्ह हो गया या फिर पेड़ पौधे का चिन्ह हो गया, ठीक है, उनको अपना एक क्या मानते थे, अपना पारलौकिक सत्ता के रूप में उसको विश्वास करते थे, उस पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो यही जो चीजें हैं, यही जो चिन्ह है, इसी चिन्ह को क्या कहा जाता है वहां पास, टोटमवाद कहा जाता है। और यही जो है बाद में गोत्र का निर्माण करता है और धीरे धीरे यही जो है समाज में देखा जाए तो एक अपना अलग से ये क्या करता है, संस्था के रूप में वहां पास आ जाता है। और इसके उल्लंघन करने पर समाज द्वारा उन पर क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। और यहाँ विश्वास ये भी रखा जाता है कि यदि उसका हम लोग टोटम का यदि हम लोग उल्लंघन करते हैं तो हम लोगों को भगवान जो है हम लोग को क्या करेगा, हम लोग को वहां पास दंड देगा। तो ऐसा भी यहाँ पास मान्यता रखा गया है। तो यही चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। टोटमवादी चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पशु पक्षी हो गया, ठीक है, या फिर पेड़ पौधे हो गए। तो ये इनके आधार पर इनको क्या माना जाता था उस टाइम, पारलौकिक सत्ता के रूप में ये जो लोग रहते थे वो उन पर आस्था रखते थे, ठीक है। तो यही चीज है टोटमवादी चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पास ध्यान रखने वाली यही है बात की, जो टोटमवादी चिन्ह है उसका भी हम लोग को प्रमाण देखने को मिला है, क्लियर है। आगे है सरीसृप का चिन्ह। अब सरीसृप भी वहां पास हम लोग को देखने को मिला है, जो कि शैल चित्रों में उकेरा गया है, क्लियर है। तो यहाँ पास ज्यादा हम लोग को सोचने वाली बात नहीं है। सिंघानीपुर, कबरा पहाड़ और खैरपुर और कर्मागढ़ से हम लोगों को शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है, और साथ ही साथ राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से हम लोग को शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। अब नवपाषाण काल के समय रायपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी हम लोगों को नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे कि रायपुर के ओंगना, बसना छत और लेखापाड़ा, ये जो स्थान है रायपुर में स्थित है। और यहाँ से भी हम लोगों को नवपाषाण काल के अवशेष हम लोग को प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पास जो शैल चित्रों की प्राप्ति तो हो गया। अब साथ ही साथ हम लोगों को कुछ स्थान ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ से हम लोग को उनके औजारों का भी हम लोग को प्राप्ति हुई है। वहां से हम लोग को पता चला है कि ये जो औजार बने हैं वो किस काल के हैं। तो हम लोगों को औजारों की जो प्राप्ति हुई है छत्तीसगढ़ में, वो अर्जुनी जो कि दुर्ग में स्थित है, दुर्ग के अर्जुनी में, रायगढ़ के टेरम और राजनांदगांव के चितवा डोंगरी। तो ये जो तीन स्थान है मुख्यतः, यहाँ से हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल के समय के औजार हम लोग को प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा कि इनके इस काल के जो प्रागैतिहासिक काल के जो है औजार कहाँ कहाँ से हम लोग को प्राप्ति हुई, तो अर्जुनी जो कि दुर्ग में स्थित है, टेरम जो कि रायगढ़ में स्थित है, और चितवा डोंगरी जो कि राजनांदगांव में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का हो जाता है एक प्रागैतिहासिक काल का पूरा विवरण, जो कि छत्तीसगढ़ में हम लोग को देखने को मिला है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ताम्र युग की और साथ ही साथ वैदिक युग की। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पाषाण युग के बाद हम लोग का आता है ताम्र युग। और ताम्र युग का जो नामकरण है, यहाँ पास सर्वाधिक रूप से तांबे का जो प्रयोग है, चाहे वो औजार बनाने के लिए हो, चाहे कोई भी बर्तन बनाने के लिए हो, ठीक है, तो उनके लिए जो तांबे का यहाँ पास प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रयोग के आधार पर इस युग का ताम्र युग कहा गया है। अब कई विद्वान मानते हैं कि जो तांबे के ताम्र युग है, इसी के आसपास जो है लोहे का भी प्रयोग आरंभ हो चुका था। तो इसी को ही कई लोगों ने लौह युग की संज्ञा भी यहाँ पास दिया है। तो यहाँ पास छत्तीसगढ़ में भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ से हम लोगों को ताम्र युगीन के औजार या फिर उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी जगह है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए यहाँ पास देखा जाए तो दुर्ग के धनोरा नामक स्थान है, वहां से भी हम लोग को प्राप्त हुई है ताम्र युग के औजार, ठीक है। तो दुर्ग के धनोरा हो गया, सोरर हो गया, और कबराहाट हो गया, और चिहुरी हो गया। तो ये चार जो स्थान है मुख्यतः छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत। तो यहाँ से हम लोगों को ताम्र युग के औजार या फिर उसके कुछ बर्तन वगैरह यहाँ से हम लोग को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ देखा जाए तो बालाघाट जो कि एमपी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पास एक स्थान है बालाघाट में, गुंजरिया नामक स्थान। तो गुंजरिया नामक स्थान से भी खनन के माध्यम से यहाँ पास ताम्र युग के औजार यहाँ से प्राप्त
हुए हैं। तो ये जो है मुख्यतः ये जो क्षेत्र है वहां से हम लोग को ताम्रयुग के जो अवशेष है, चाहे वो औजार हो चाहे कोई भी बर्तन हो, यहाँ से हम लोग को प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक युग, क्योंकि ताम्र युग के बाद वैदिक युग आता है। वैदिक युग में जो है आर्यों का आगमन माना जाता है, क्योंकि देखिए इंडिया लेवल में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो आर्यों के आगमन के लिए बहुत सारे विद्वानों का, पुरातात्विकों का अलग अलग अपना मत है। तो छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो वैदिक युग के बहुत सारे साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर थोड़ा बहुत यहाँ पास हम लोग को ऋग्वेद के माध्यम से जानकारी मिलते हैं कि जो आर्य हैं वो छत्तीसगढ़ में भी इनका प्रभाव रहा है। तो देखा जाए तो वैदिक युग जो है, वैदिक युग में ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि है दक्षिणापदा। ठीक है, दक्षिणापदा। अब दक्षिणापदा जो शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, तो जो विद्वान पुरातात्विकता है जैसे कि मैकडोनल हो गया और कीच हो गया, तो इनका मत है कि जो ऋग्वेद में दक्षिणापदा का जो प्रयोग किया गया है शब्द का, वो उसका परिवर्तित रूप क्या है, दक्षिणापद को ही दक्षिणापदा कहा गया है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ और अपना एमपी हो गया वो जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है, तो उसी अनुसार जो है वहां पास दक्षिणापदा कहा गया, और वही जो परिवर्तित रूप है वही क्या है, दक्षिणापद है। वो इसके आधार पर मैकडोनल और कीच ने इसको प्रमाणित किया है और बताया है कि यहाँ पास आर्यों का हम लोगों को यहाँ पास उसका प्रवेश का हम लोग को यहाँ पास साक्ष्य मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास ऋग्वेद में दक्षिणापदा का प्रयोग किया गया है। अब साथ ही साथ एक और हम लोग के सामने मत आता है कि जो छत्तीसगढ़ में कृष्ण मृगों के लिए ये छत्तीसगढ़ जो था वो प्रसिद्ध था। देखिए कृष्ण मृगों कहने का मतलब है काला हिरण। अब काला हिरण के लिए जो है सर्वाधिक रूप से जो आर्य थे वो काला हिरण के प्रति बहुत प्रेमी थे। ठीक है, तो उनको जहां पास वो काला हिरण देखते थे तो अधिक रूप से वहां पास वो लोग निवास करने लग जाते थे। तो यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कृष्ण मृगों का यहाँ पास बहुत संख्या में यहाँ पास विद्यमान थे काला हिरण। तो इन्हीं के आधार पर जो है आर्य यहाँ पास बसे रहे। ठीक है, उनका आगमन यहाँ पास रहा और ये लोग वहां पास बसे थे। तो इनका प्रमाण जो है हम लोगों को छत्तीसगढ़ में कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध रहा, और इसी के आधार पर हम लोग यह प्रमाणित करते हैं, मानते हैं कि जो आर्य लोग हैं उनका प्रभाव जो छत्तीसगढ़ में रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है।